नमस्कार। कॉलेज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैं आपका स्वागत करता हूं। भगवती प्रसाद, प्रवक्ता इतिहास। आज हम बीए बीएड फोर्थ ईयर की क्लास पढ़ेंगे। बीए बीएड फोर्थ ईयर की क्लास। और आज हम जो पढ़ेंगे उसमें अपना टॉपिक है गुट निरपेक्ष आंदोलन में भारत की भूमिका। गुट निरपेक्ष आंदोलन में भारत की भूमिका। क्लियर? और यह गुट निरपेक्ष आंदोलन में भारत की भूमिका क्या रही उसके बारे में विस्तृत परिचर्चा करेंगे। क्लियर? इससे पहले हमने गुट निरपेक्ष आंदोलन के बारे में बातें की थी। उसका अर्थ, संगठन, कार्य और इसके उपलब्धियां और इसकी आलोचना, प्रासंगिकता, आदि के बारे में अपने विचार व्यक्त किए थे। आपको मैंने बताया था कि कैसे इसका अर्थ है, इसका संगठन है, इसका कार्य करता है, इसकी उपलब्धियां क्या हैं, इसकी आलोचना किस प्रकार की गई और इसकी प्रासंगिकता पर मैं सवाल उठाया था, जिसमें मैंने ये बताया था कि जब शीत युद्ध समाप्त हो गया तो इसकी क्या प्रासंगिकता रही। शीत युद्ध, कोल्ड वॉर के समापन के बाद इसकी क्या प्रासंगिकता थी। किंतु इसमें यह था कि यह नवोदित जो राष्ट्र थे वह विकसित नहीं हो पाए थे। उनके लिए आर्थिक सहायता मुहैया कराना और उनका डेवलपमेंट करना, नवीन जो आर्थिक साम्राज्यवाद है उसको उनके अंदर जाने से रोकना और उनके आपसी सहयोग से उनका भी डेवलपमेंट करना, आदि बातों का मैंने विस्तृत रूप से इसमें परिचर्चा आपके सामने की थी। अब नेक्स्ट हम देखेंगे गुट निरपेक्ष आंदोलन में भारत की क्या भूमिका रही, क्योंकि इसका जो संगठन किया गया था वो भारत के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की भी महती भूमिका थी। नेक्स्ट में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। अतः इस आंदोलन में भारत की भूमिका निश्चित रूप से एक आधार स्तंभ की थी। अतः हम इसकी भी परिचर्चा इसमें करेंगे। द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के स्वरूप में परिवर्तन लाने वाले तत्वों में नॉन अलाइनमेंट, गुट निरपेक्ष का विशेष महत्व है। गुट निरपेक्ष आंदोलन की उत्पत्ति का कारण कोई संयोग मात्र नहीं था, अपितु यह सुविचारित अवधारणा थी। इसका उद्देश्य नवोदित राष्ट्रों की स्वाधीनता की रक्षा करना एवं युद्ध की संभावनाओं को रोकना था। गुट निरपेक्ष आंदोलन के उदय के पीछे मूल कारण यही था कि साम्राज्यवाद और उपनिवेशवाद से मुक्ति पाने वाले देशों को शक्तिशाली गुटों से अलग रखकर उनकी स्वतंत्रता सुरक्षा निश्चित की जाए। आज एशिया, अफ्रीका, लैटिन अमेरिका के अधिकांश देश गुट निरपेक्ष होने का दावा करने लगे हैं। 1961 के बेलग्रेड शिखर सम्मेलन में भाग लेने वाले गुट निरपेक्ष देशों की संख्या 25 + 3 थी। वहाँ केटगोना शिखर सम्मेलन में 108 तक पहुँच गई, जो 1995 में हुआ था। तेहरान सम्मेलन में 30-31 अगस्त 2012 में आयोजित 16वें शिखर सम्मेलन में इसके सदस्यों की संख्या और बढ़ी और बढ़ते इसके सदस्य संख्या 120 और उससे अधिक हो गई। क्लियर? भारत ने गुट निरपेक्षता को एक नीति के रूप में अपनी विदेश नीति के आधारभूत सिद्धांतों में स्थान दिया। यानी भारत के विदेश मंत्री जो जवाहरलाल नेहरू थे, उन्होंने गुट निरपेक्ष नीति को भारत की विदेश नीति में एक प्रमुख स्थान दिया। एशिया और अफ्रीका के नव स्वतंत्र राष्ट्रों को भी गुट निरपेक्षता की नीति के प्रति आकर्षित किया। यानी अन्य जो स्वतंत्र हो रहे थे एशिया और अफ्रीका के देश, उनको भी इनकी गुट निरपेक्षता की ओर आकर्षित किया। निर्गुट आंदोलन में भारत की भूमिका प्रारंभ से ही केंद्रीय की रही है। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू इस आंदोलन के संस्थापक सदस्यों में से एक थे।
विद्वानों का एक बहुत बड़ा वर्ग तो पंडित नेहरू को ही गुट निरपेक्ष आंदोलन का जनक मानता है। यानी गुट निरपेक्ष जो नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट था उसका जो संगठन करते थे वो जवाहरलाल नेहरू को ही एक बड़ा औथर वर्ग मानता है। गुट निरपेक्ष आंदोलन की वैचारिक और संगठनात्मकता भूमिका के निर्धारण में भारत की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। डॉक्टर M.S. राजन के अनुसार भारत ने आंदोलन से जुड़े उग्रवादी और नरमपंथी सदस्य राष्ट्रों के मध्य एक समन्वयात्मक भूमिका का निर्वाह करके आंदोलन में सेफ्टी वॉल का काम किया। यानी विश्व स्तर पर जो उग्रवादी और उदारवादी जो वर्ग था उन दोनों के मध्य एक सेफ्टी वॉल्व का काम किया है, तो वह गुट निरपेक्ष आंदोलन ने किया है। इसमें नेहरू जी की भूमिका बड़ी ही महत्वपूर्ण मानी गई है। गुट निरपेक्ष आंदोलन के संस्थापक भारत और जवाहरलाल नेहरू की इसमें क्या भूमिका रही है, इसकी विस्तृत चर्चा अब जारी रखेंगे। गुट निरपेक्ष आंदोलन में भारत की भूमिका सक्रिय एवं महत्वपूर्ण रही है। यह भूमिका पहलकदमी, मार्गदर्शन एवं नेतृत्व, पहलकदमी, मार्गदर्शक एवं नेतृत्व की रही है। यानी गुट निरपेक्ष आंदोलन का जो नेतृत्व किया था वो भारत के प्रधानमंत्री ने जवाहरलाल नेहरू ने किया था और इसकी भूमिका थी वो केंद्र की थी और पहला कदम उठाने का काम भी भारत ने ही किया था। अतः इसका नेतृत्व और मार्गदर्शन का कार्य भी भारत ने ही किया था। गुट निरपेक्ष आंदोलन नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट, जिसे नाम में भारत की भूमिका की विशेषता यह है कि यह स्थैतिक नहीं बल्कि निरंतर गतिशील है। यानी गुट निरपेक्ष आंदोलन एक जगह स्थित नहीं है बल्कि यह निरंतर चलायमान है। भारत विश्व का पहला देश है जिसने अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में इस अवधारणा का प्रतिपादन करके इसके सिद्धांतों की व्याख्या की। यानी विश्व में भारत ही पहला एक देश थे जो दो अन्य जो देश थे पूंजीवादी साम्यवादी उनके मध्य तीसरी जो विचारधारा रखी वह गुट निरपेक्ष की, वह भारत देश ही था और जवाहरलाल नेहरू ही थे और इसके सिद्धांतों की भी व्याख्या की। उनका प्रसार किया यथासंभव एशिया, अमेरिका, लैटिन अमेरिका, अफ्रीका में नव स्वतंत्र देशों को अपनाने के लिए प्रेरित किया। यानी अन्य देशों, अन्य महाद्वीप के देशों को भी इसे गुट निरपेक्षता को अपनाने के लिए प्रेरणा दी। उन्हें संगठित करने का प्रयास किया, यानी उन्हें एकता में लाने का प्रयास किया। गुट निरपेक्ष आंदोलन के संस्थापकों में नेहरू, टीटो, नासिर, सुकार्नो एवं एनक्रुमा का नाम विशेष सम्मान के साथ लिया जाता है। यानी जो तीन थे उनके अलावा दो और थे, सुकार्नो और एनक्रुमा, इनका भी नाम विशेष रूप से सम्मान दृष्टि से लिया जाता है। नासिर, टीटो और नेहरू तो मुख्य थे ही और सुकार्नो और एनक्रुमा का नाम भी विशेष है। गुट निरपेक्षता के मूल सिद्धांतों के निरूपण का श्रेय, यानी इसके जो मूल सिद्धांत थे उनको बनाने का श्रेय, उनको बताने का श्रेय जवाहरलाल नेहरू को ही है। यानी इसके जो सिद्धांत बनाए वो जवाहरलाल नेहरू द्वारा बनाए गए। उस समय हमारे नेता भारत की स्वतंत्रता को संकीर्ण राष्ट्रीय दायरे से परे समाजवादी आधिपत्य और उपनिवेशिक दासता के विरुद्ध विश्वव्यापी संघर्ष के एक अंग के रूप में लेकर चल रहे थे। राष्ट्रीय मुक्ति आंदोलन का समर्थन तथा उपनिवेशवाद, नव उपनिवेशवाद और नस्लवाद के विरुद्ध संघर्ष स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भी विदेशी नीति का एक महत्वपूर्ण तथ्य बन गया। भारत ने नेहरू के समय में कोरिया युद्ध की समाप्ति में निश्चित योगदान दिया और उसने अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर विभिन्न स्थानीय टकरावों की समाप्ति का कार्य किया। सैनिक गुटों, अड्डों की समाप्ति के लिए पराये भू क्षेत्रों पर विदेशी सेनाओं की वापसी के लिए आवाज़ उठाई। यानी उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो युद्ध चल रहे थे उनको कम करने, उनको धीमा करने की बात कही और अन्य देशों में जो दूसरे देशों की सेना थी उनको वापस लौटाने के लिए भी उन्होंने आवाज़ उठाई। विश्व को यह बताने के लिए कि एशिया ने अपनी शक्ति को जान लिया है, यानी विश्व को यह बताया कि एशिया महाद्वीप ने अपनी शक्ति को जान लिया है। जवाहरलाल नेहरू ने 1947 में नई दिल्ली के प्रथम एशियन रिलेशन कॉन्फ्रेंस बुलाई। नेहरू जी ने कहा था कि भारत की है उत्तरदायित्व नेतृत्व के लिए नहीं बल्कि कभी कभी पहल करने के और मिलकर काम करने और दूसरों की सहायता करने के लिए संभला था। यानी भारत अब संभला है तो वह इसलिए नहीं संभला है कि वह दूसरों का भला ना करे, यानी दूसरों को भला करने के लिए और उनको मिलकर काम करने के लिए, दूसरे को सहायता करने के लिए वह संभला था। भारत के कहने पर ही जनवरी 1949 में नई दिल्ली में एक 18 सदस्यों का सम्मेलन आयोजित किया गया जिसने इंडोनेशिया के
स्वतंत्रता के प्रति शीघ्र कार्रवाई करने के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ से आह्वान किया। यानी नेहरू जी ने कॉन्फ्रेंस बुलाई और इंडोनेशिया को स्वतंत्र करने के लिए यूएनओ से कार्रवाई करने की मांग की। पूर्व एशियाई एकता की तरह एक ठोस अभिव्यक्ति थी दो महाशक्तियों द्वारा अतिवादी गुट बनने के लिए चलाए जा रहे शीत युद्ध की प्रतिक्रिया के फलस्वरूप एशिया और अफ्रीका के नए देशों ने अपनी रक्षा की आवश्यकता महसूस की थी। वे अंतर्राष्ट्रीय संघर्ष से दूर रहना चाहते थे, इसलिए 1955 में इंडोनेशिया के एक शहर बांडुंग में एक सम्मेलन का आयोजित किया गया। यह ऐतिहासिक सम्मेलन कोरिया, इजराइल को छोड़कर एशिया और अफ्रीका के सभी स्वतंत्र देशों से निकट संबंध स्थापित हुए। बांडुंग सम्मेलन में आए प्रतिनिधियों ने शीत युद्ध के विरुद्ध, शक्ति की स्थिति से बात करने की नीति के विरुद्ध रहने और साम्राज्यवादी शासन से मुक्ति और राष्ट्र के मध्य शांति और समानता के विचारों को अपना समर्थन देने की घोषणा की। यानी इस सम्मेलन में जो लोग आए थे वह किसी महाशक्ति की पृष्ठभूमि नहीं बनना चाहते थे, वह शांति चाहते थे, समानता चाहते थे और रहना चाहते थे। जवाहरलाल नेहरू ने सर्वप्रथम पंचशील के सिद्धांतों को गुट निरपेक्षता के राजनीतिक और विधिक आधार हेतु इस्तेमाल करने का प्रस्ताव किया। यानी पंचशील का जो सिद्धांत है वो नेहरू जी द्वारा दिया गया था। पंचशील का सिद्धांत उनके द्वारा दिया गया था कि सिद्धांतों का गुट निरपेक्षता की अवधारणा के राजनीतिक और विधिक आधार हेतु इसका इस्तेमाल करने का प्रस्ताव किया। अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में विकासमान देशों की सक्रिय शांतिप्रिय नीति के स्वरूप में गुट निरपेक्षता की नीति के निर्माण में उन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह किया। जवाहरलाल नेहरू गुट निरपेक्षता की ऐसी समझ का अनुसरण किया जिसमें विश्व समस्याओं के समाधान पर गुट निरपेक्ष राज्यों के अत्यंत सक्रिय प्रभाव की व्यवस्था की। वह बांडुंग सम्मेलन में एक महत्वपूर्ण संगठनकर्ता थे। भारतीय प्रतिनिधि मंडल के प्रभाव से सम्मेलन के निर्णय से अत्यंत ज्वलंत समस्याओं, शांति के सुदृढ़ीकरण, निशस्त्रीकरण, युद्ध को रोकथाम की समस्याओं को सर्वोपरि स्थान दिया गया। बांडुंग सम्मेलन में व्यक्त किए मूल विचारों को सितंबर 1961 के बेलग्रेड सम्मेलन में और अभिव्यक्ति मिली जब स्वतंत्रता, शक्ति, न्याय और समानता की ओर बढ़ने के लिए ऐतिहासिक घटनाओं के रूप में गुट निरपेक्ष आंदोलन का जन्म हुआ था। यानी विश्व में स्वतंत्रता, शक्ति, न्याय और समानता आधारित एक व्यवस्था होनी चाहिए। यह बात और ज़्यादा रूप में उभर कर सामने आई। बेलग्रेड सम्मेलन में बोलते हुए नेहरू ने कहा था, हम इसे गुट निरपेक्ष देशों का सम्मेलन कहते हैं। अब गुट निरपेक्ष शब्द की भिन्न भिन्न व्याख्या की जा सकती है, परंतु मूलतः इसका अर्थ का प्रयोग विश्व की महाशक्तियों के गुट से अलग रहने के लिए किया गया है। गुट निरपेक्षता का एक नकारात्मक अर्थ है, परंतु यदि आप इसे सकारात्मक अर्थ दें तो इसका आशय उन राष्ट्रों से है जो युद्ध के प्रयोजनों, सैनिक गुटों, सैन्य संधियों और किसी प्रकार की अन्य बातों का विरोध करते हैं। यानी ये युद्ध, सैनिक शक्ति, सैनिक संगठनों का विरोध करने वाली बात है, यह एक नकारात्मक अवधारणा नहीं है। इस प्रकार अन्य बातों का विरोध करते हैं, इसलिए हम इससे दूर हैं और हम जिस रूप में भी हैं शांति के पक्ष में अपना समर्थन देना चाहते हैं। यानी नेहरू जी ने साफ कह दिया कि हम कोई भी युद्ध, सैन्य संगठन, सैन्य संधियां नहीं करना चाहते। हम तो उन्हीं के साथ होना चाहते हैं जो शांति और सहअस्तित्व की बात करना चाहता है और उसको समर्थन देते हैं। नेहरू सरकार की विदेश नीति ने पश्चिमी शक्तियों के बीच असंतोष पैदा कर दिया। साम्राज्यवादी ने भारत पर अपना दबाव तेज कर दिया। नेहरू को इस बात का श्रेय है कि उन्होंने कठिन परिस्थितियों में वह भारत की विदेश नीति की उस लीड पर अडिगतापूर्वक डटे रहे जिसका आधार गुट निरपेक्षता के सिद्धांत पर बनाते थे। यानी विश्व में जो विपरीत परिस्थितियां थी, एक तरफ अमेरिका था पूंजीवादी, तो दूसरी तरफ साम्यवादी रूस था। अन्य जो पूंजीपति देश थे उन्होंने भारत पर इतना दबाव डाला कि वह किसी गुट का समर्थन करे, किंतु नेहरू जी ने दोनों गुटों का समर्थन नहीं किया और लीग से हटकर अपने सिद्धांतों पर अड़े रहे और उन्होंने गुट निरपेक्षता के सिद्धांत बनते थे। बेलग्रेड से पहले गुट निरपेक्षता का सम्मेलन, उसके ऐतिहासिक निर्णय, उसकी बड़ी सफलता, भारत के सक्रिय कार्यकलाप सबसे पहले नेहरू के रचनात्मक और संगठनात्मक प्रयास परिणाम है। नेहरू की मृत्यु 1964 के बाद उनके उत्तराधिकारियों लाल बहादुर शास्त्री, विशेष रूप से इंदिरा गांधी ने उनके द्वारा बनाई गई विदेश नीति की लाइन का पूर्णतः पालन किया।
यानी नेहरू जी की मृत्यु के बाद लाल बहादुर शास्त्री और श्रीमती इंदिरा गांधी ने भी उनकी जो नीति थी उनकी नीतियों पर ही चले और उनकी लीड पर ही चले। गुट निरपेक्ष देशों के सम्मेलनों और सभाओं में सक्रिय भाग लेना जारी रखा। आंदोलन के मूल सिद्धांतों उनकी साम्राज्यवादी विरोधी, युद्ध विरोधी, उपनिवेश विरोधी, नस्लवाद विरोधी प्रवृत्तियों की रक्षा के लिए, अनेक पंथों की एकता के लिए संघर्ष में इंदिरा गांधी की महान सेवा है। इंदिरा गांधी ने गुट निरपेक्ष देशों के 7वें सम्मेलन की तैयारी और सफल आयोजन का असाधारण योगदान दिया। यानी विश्व में जो मुद्दे लेकर चले थे उन पे उन्होंने अडिगता से अपने भाव प्रकट किए, जिनमें साम्राज्यवादी विरोधी का विरोध करना, युद्ध का विरोध करना, उपनिवेशों का विरोध करना, नस्लवाद का विरोध करना आदि बातों को लेकर ये चले थे। और आगे इनके जो अनुयायी थे वो भारत के जो प्रधानमंत्री थे, इसी बात को लेकर लाल बहादुर शास्त्री और इंदिरा गांधी भी अड़ी रही और उन्होंने इसी सिद्धांतों पर काम किया। माइकल ब्रेचर के अनुसार गुट निरपेक्ष शब्द का प्रयोग सबसे पहले 1953-54 में कृष्ण मेमन द्वारा संयुक्त राष्ट्र संघ में किया गया था, किंतु एक भूतपूर्व विदेश सचिव का कहना है गुट निरपेक्ष का सिद्धांत कांग्रेस के हरिपुर अधिवेशन में स्वीकार किया गया था। इस विचार के समर्थन में उन्होंने सम्मेलन में पारित संकल्प का उद्धरण दिया है। संकल्प में कहा गया था कि भारत का संकल्प सभी राष्ट्रों से मैत्रीपूर्ण, शांतिपूर्ण, सहयोगपूर्ण संबंध बनाए रखने, सैनिक व एवं ऐसे ही अन्य गठबंधनों से दूर रहना है जो विश्व को परस्पर विरोधी समूहों में विभाजित करते हैं और अन्य इस प्रकार से विश्व शांति के लिए खतरा उत्पन्न करते हैं। यानी जो गुट निरपेक्ष आंदोलन जो शब्द है, सबसे पहले माइकल ब्रेचर कह रहे हैं कि 1953 में कृष्ण मेमन ने यह राष्ट्र संघ में इसका उद्बोधन दिया था, किंतु कुछ विदेशी सचिव का कहना है कि यह जो शब्द है गुट निरपेक्ष आंदोलन, ये 1939 के नागपुर अधिवेशन में इसकी व्याख्या की गई थी, क्योंकि उसमें भारत का संकल्प सभी राष्ट्रों से मैत्रीपूर्ण, सहयोगपूर्ण संबंध बनाए रखने और सैनिक एवं ऐसे अन्य गठबंधनों से दूर रहने का है जो विश्व विरोधी परस्पर समूह में विभाजित करते हैं और इस प्रकार से विश्व शांति के लिए खतरा पैदा होते हैं। यानी जो गुट निरपेक्ष शब्द की है जो व्याख्या है, परिकल्पना है, वो पहले से ही दी जा रही थी। वस्तुतः 1955 में बांडुंग सम्मेलन में भारत गुट निरपेक्ष देशों का प्रमुख प्रवक्ता बन गया। यानी भारत इसका प्रमुख प्रवक्ता था। जो भी बात कहनी थी वो भारत के माध्यम से, भारत के प्रधानमंत्री के माध्यम से की जाती थी। एशिया और अफ्रीका और लैटिन अमेरिका के उदीयमान राष्ट्रों द्वारा गुट निरपेक्ष की नीति अपनाए जाना नियम बन गया। गुट निरपेक्षता की नीति के सफल प्रतिपादन का श्रेय निसंदेह जवाहरलाल नेहरू को मिलता है। लगभग 15 वर्षों तक गुट निरपेक्षता की पहचान नेहरू के रूप में होती है। यानी 15 वर्ष तक जो नेहरू हैं वही गुट निरपेक्ष आंदोलन है, ऐसी धारणा चल पड़ी थी। इस संबंध में माइकल ब्रेचर ने लिखा, किसी दूसरे राज्य में एक व्यक्ति विदेश नीति का इतना प्रभावित नहीं करता जितनी भारत में नेहरू। उनका प्रभाव इतना व्यापक है कि लोग सर्वत्र इस नीति को नेहरू की व्यक्तिगत नीति समझते हैं और यह उपयुक्त है कि नेहरू बाहरी विश्व के प्रति देश की नीति के चिंतक भी हैं और शिल्पी भी हैं, निर्माता भी हैं। क्योंकि नेहरू बाहरी विश्व के प्रति देशों की नीति के चिंतक भी हैं, निर्माता भी हैं और शिल्पी भी हैं और उनकी आवाज़ भी हैं। किंतु इसका तात्पर्य यह नहीं है कि वह शून्य में कार्य करते हैं, क्योंकि वह पूर्व चर्चित आकांक्षाओं की परिधि में है। इस नीति का निर्धारण करना होता है कि साथ ही भारतीय व्यक्तियों एवं संस्थाओं के प्रभाव में यह सर्वथा उपयुक्त भी नहीं है। किंतु इसका अर्थ यह नहीं है कि उन्होंने व्यक्तित्व एवं विचारों को इतना सर्व प्रभाव डाला है कि विदेश नीति को उपयुक्त रूप से व्यक्तिगत एकाधिकार की संज्ञा दी जाए। उन्होंने 1947 में के बाद अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के प्रति भारतीय दृष्टिकोण को तर्क संगत आधार दिया। उन्होंने गुट निरपेक्षता की नीति को समस्त विश्व की सन्मुख प्रस्तुत किया और पूरी अवधि में उन्होंने नीति निर्धारण की प्रक्रिया को प्रभावित किया। संक्षेप में 4 दशकों में भी कुछ अधिक समय बीत चुका है जब स्वतंत्र भारत ने गुट निरपेक्षता की नीति अपनाकर दुनिया को एक नई राह दिखाई थी। आज संयुक्त राष्ट्र संघ ने 193 से ज़्यादा देश, 2/3 से अधिक देश ऐसे हैं जो इसके सदस्य भारत की दिखाई राह पर चल रहे हैं, गुट निरपेक्षता में अपना योगदान दे रहे हैं। युद्धोत्तर युग में जो देश आज़ाद हुए वे आज भी गुट निरपेक्ष हैं। यानी युद्धों के काल में जो देश आज़ाद हुए थे वह आज भी गुट निरपेक्षता के सदस्य हैं। यानी नेहरू जी ने गुट निरपेक्षता एक सिद्धांत देकर विश्व घटनाक्रम को परिवर्तित करने का प्रयास किया। उन्होंने विश्व में जो 2 शक्तियाँ थी
उनके दबाव डालने पर भी अपने सिद्धांतों से समझौता नहीं किया और विपरीत परिस्थितियों में भी अपने अस्तित्व को बनाए रखा। यह एक महत्वपूर्ण बात है कि उनके जो सिद्धांत थे, यानी 15 सालों तक तो ये माना जाता था नेहरू ही गुट निरपेक्ष है, उनके द्वारा कहा गया, सारे राष्ट्रों द्वारा कहा गया, मान लिया जाता था, वही इनके प्रवक्ता थे, भारत इसका प्रवक्ता था। और इन सिद्धांतों को लेकर भारत के जो आने वाले प्रधानमंत्री थे, उन्होंने भी इन नीतियों का लकीर टू लकीर इनका पालन किया। लाल बहादुर शास्त्री और श्रीमती इंदिरा गांधी ने भी इन्हीं बातों का समर्थन किया और विश्व पटल पर जो गुट निरपेक्ष आंदोलन का जो सिद्धांत दिया, आज भी प्रासंगिक बना हुआ है। गुट निरपेक्षता का भारतीय दृष्टिकोण। अब पढ़ेंगे गुट निरपेक्षता का भारतीय दृष्टिकोण। एक आंदोलन के रूप में गुट निरपेक्षता का सिद्धांत सदैव निर्णय की स्वतंत्रता का द्योतक है। यानी गुट निरपेक्षता का मतलब है अपने निर्णय की स्वतंत्रता, यानी किसी भी के दबाव में आकर निर्णय नहीं लेना, अपना निर्णय स्वयं लेना। इसमें दोनों महाशक्तियों में से किसी शक्ति के प्रति पहले से वचनबद्धता का स्थान नहीं दिया। सैनिक गुटों से अलग रहना और विदेशी सैनिकों को अड्डों का विरुद्ध भारतीय नीति रही है, विशेषता रही है। नकारात्मक रूप में गुट निरपेक्षता में राजनीति और सैन्य संगठनों का निषेध है। सकारात्मक रूप में गुट निरपेक्षता में अंतर्राष्ट्रीय प्रश्नों पर प्रत्येक विषय के गुणों अवगुणों के आधार पर तदर्थ निर्णय का प्रतिपादन किया है। नीति के निषेधात्मक व्याख्या के निरंतर प्रयत्नों का खंडन करते हुए नेहरू ने कहा, जिस नीति का अनुपालन करने का भारत ने प्रयत्न किया है वह निषेधात्मक तटस्थता नहीं है। यह एक सकारात्मक, एक सशक्त नीति है जिसकी उत्पत्ति हमारे संघर्ष से हुई है। यानी जो विश्व के अन्य देश इसे एक तटस्थ रहने की नीति कह रहे हैं, वही जवाहरलाल नेहरू कह रहे हैं ये एक सक्रिय प्रतिरोध है, इसे तटस्थ नीति नहीं कह सकते, ये निरंतर चलायमान है और इसकी उत्पत्ति स्वतंत्रता के संघर्ष से हुई है। जब व्यक्ति की स्वतंत्रता अथवा शांति खतरे में है तो वह तटस्थ नहीं रह सकते और नहीं रहेंगे। ऐसी स्थिति में तटस्थ रहना उन सभी बातों के प्रति विश्वासघात लगेगा जिनके लिए हम संघर्ष कर रहे हैं और जो हम समर्थन किया है। सन 1950 के दशक में और 60 के दशक के आरंभ में विश्व राजनीति में भारत की सक्रिय भूमिका रही। अतः गुट निरपेक्षता का अर्थ न्यायाधीशों की निष्पक्षता नहीं समझनी चाहिए। अपने राष्ट्र हित के विरुद्ध दूसरों का भला करने की नैतिक सिद्धांतों के रूप में गुट निरपेक्षता की कल्पना नहीं की गई है। भारत का राष्ट्रीय हित अन्य देशों के राष्ट्रीय हित के विरुद्ध कैसे हो सकता है? इस प्रकार गुट निरपेक्षता की नीति नैतिक स्तर पर सामान्य राष्ट्रों की अधिक श्रेष्ठ नहीं हो सकती। इस नीति का उद्देश्य भारत के हितों को हानि नहीं पहुंचाना है, विश्व शांति स्थापित करना है, यानी अन्य देशों के हितों को नुकसान नहीं पहुंचाना है, विश्व में एक शांति स्थापित करना है। यह बात इसमें की गई है। संविधान सभा के लक्ष्य संबंधी संकल्प पर हुई चर्चा के दौरान गुट निरपेक्ष की नीति और विश्व शांति के बीच के संबंध को स्पष्ट करते हुए नेहरू जी ने कहा था, यदि हमारे बस की बात हो तो हम किसी भी राष्ट्र को लड़ना नहीं देखना चाहते। हम यानी नेहरू जी ने कहा, हमारे अगर बस चले तो हम किसी भी राष्ट्र को लड़ना देखना नहीं चाहेंगे। जो एकमात्र एक समान एक लक्ष्य अन्य देशों का हो सकता है, वह ऐसा विश्व ढांचा निर्मित करने का लक्ष्य है जिसे हम भले ही एक विश्व के नाम से पुकारें, उसका कोई अन्य नाम रखें। इस ढांचे की नींव संयुक्त राष्ट्र संघ में रखी जा सकती है। यह संस्था अब भी कमजोर है, इसमें अनेक त्रुटियां हैं, तथापि यही विश्व के ढांचे का प्रारंभिक स्वरूप है। भारत ने इसके कार्य में सहयोग करने का वचन दिया। यदि हम ऐसे ढांचे की और इसके निर्माण के लिए अन्य देशों में सहयोग करने की संकल्पना करते हैं तो राष्ट्रों में किसी विशेष समूह से हमारे जुड़े हुए प्रश्न कैसे पैदा हो सकते हैं? यानी हम सब में अपना कल्याण समझेंगे तो हमारे खुद के तो कोई समस्या रहेगी नहीं। सभी का कल्याण होगा तो हमारा कल्याण भी उसमें निहित है। वस्तुतः जितने अधिक समूह अथवा गुट बनेंगे, यह मौलिक ढांचा उतना ही कमजोर होगा। यानी विश्व में एक ही शक्ति, एक ही ढांचा होना चाहिए जो संयुक्त राष्ट्र संघ है, उसी के अंदर हो सकते हैं। माना जाता है कि उसमें बहुत त्रुटियां हैं। गुट निरपेक्षता का सार तत्व यह है कि अंतर्राष्ट्रीय मामलों में विशेषतः दोनों सर्वोच्च शक्तियों के प्रति नीतियों और अभिवृत्तियों के संदर्भ में नीति और कार्यवाही की पर्याप्त स्वतंत्रता बनाए रखी जाए। यानी गुट निरपेक्षता का सीधा सा यही एक अर्थ लिया जाता है या इसके सिद्धांत है कि जो दो विश्व की महाशक्तियाँ हैं उन दोनों को छोड़कर अपना आत्मनिर्णय स्वयं करे, ऐसी बात इसमें की गई है, बनाए रखी जाए। व्यवहार में यह स्वतंत्रता एक अधिकार का आग्रह करने और उस पर दृढ़ रहने का लक्ष्य है। यानी यह व्यवहार में एक आग्रह करने और दृढ़ लक्ष्य की बात करती है।
कि जब गुट निरपेक्ष देशों की सरकार को अंतर्राष्ट्रीय संदर्भ में किसी विशिष्ट विषय पर स्थिति के बारे में निर्णय करना हो तो ऐसे विशिष्ट विषय या स्थिति के गुण दोषों के आधार पर तदर्थ निर्णय कर सके। यानी वह विकसित, अल्प विकसित और विकासशील देश अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अगर किसी विषय पर डिस्कस करना है तो वह तदर्थ निर्णय, तुरंत निर्णय कर सके। इस अधिकार की बात गुट निरपेक्ष करता है। इसके अतिरिक्त गुट निरपेक्षता का अर्थ शक्तिमूलक राजनीति से पृथक रहना, तभी सभी राज्यों के साथ शांतिपूर्ण और सहअस्तित्व, सक्रिय अंतर्राष्ट्रीय सहयोग, चाहे वह राष्ट्र गुटबद्ध हो या गुट निरपेक्ष हो, यानी एक सक्रिय राजनीतिक सहयोग की बात यह भी करता है। निषेधात्मक रूप में तो इसका तात्पर्य यह है कि सर्वोच्च शक्तियां या उनसे संबंध शक्ति में से किसी के भी प्रति सैनिक अथवा असैनिक राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता स्वीकार करना और अपने देशों की विदेश सैनिक अड्डों की अनुमति देने के से निश्चित रूप से दृढ़तापूर्वक इनकार किया जाए। यानी अन्य जो किसी देश से शक्तिशाली संपन्न है, सैनिक दृष्टि से मजबूत है, उन देशों को अपने स्वतंत्रता में बाधक नहीं बनने देना और उन्हें अपने देशों में सैनिक अड्डे और सैनिक संध्या करने के लिए बाध्य भी नहीं किया जा सकता, उसका दृढ़तापूर्वक विरोध किया जाए। इसी बात गुट निरपेक्ष आंदोलन करता है। इसमें भारत की भूमिका इसलिए महती बन गई है। अगला सिद्धांत और व्यवहार भारत की गुट निरपेक्षता के। विश्व राजनीति में भारतीय दृष्टिकोण मुख्यतः असंलग्नता अथवा गुट निरपेक्षता का रहा है। भारतीय विदेश नीति का सार तत्व कहा जाता है। गुट निरपेक्षता पूर्व उपस्थिति का संकेत कर देती है। जब भारत का स्वाधीन हुआ तो उसने पाया कि विश्व की राजनीति दो विरोधी गुटों में बढ़ चुकी है। एक गुट नेता संयुक्त राज्य अमेरिका तो दूसरा USSR है, संयुक्त राष्ट्र संघ है, संयुक्त राष्ट्र रूस है, सोवियत संघ रूस। विश्व के अधिकांश राष्ट्र दो परस्पर विरोधी खेमों में बट गए और भीषण शीत युद्ध प्रारंभ हो गया। शीत युद्ध का क्षेत्र विस्तृत होने लगा और इसके साथ साथ तीसरे महासमर यानी विश्व युद्ध की तैयारियां होने लगी। स्वतंत्र भारत के लिए एक विकट समस्या थी कि इस स्थिति में वह क्या करे। ऐसी स्थिति में या तो वह दोनों में से किसी एक का हाथ पकड़ ले अथवा दोनों से पृथक रह सकता था। भारत की नीति निर्धारक करने लगे कि यह संसार के किसी भी गुट में सम्मिलित नहीं होगा। यानी भारत की यह नीति बनाने लगे कि वह हम किसी भी गुट में सम्मिलित नहीं होंगे। गुटबंदी में शामिल होना न तो भारत के हित में था और न ही विश्व के अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के सभी प्रश्न पर वह गुट निरपेक्षता की नीति का अवलंबन करेंगे। भारत ने दोनों गुटों से पृथक रहने की नीति अपनाई, उसे गुट निरपेक्षता के नाम से जानी गई। इस नीति का आशय है कि भारत वर्तमान विश्व राजनीति के दोनों गुटों में से किसी भी गुट में शामिल नहीं होगा, किंतु अलग रहते हुए भी मैत्रीपूर्ण संबंध कायम रखेगा। उनकी बिना शर्त सहायता के लिए विकास को तत्पर रहेगा। भारत की गुट निरपेक्षता एक विधेयात्मक, सक्रिय और रचनात्मक नीति का निर्माण करना है। असंलग्नता की नीति सैनिक गुटों से अपने आप को दूर रखती है, किंतु पड़ोसी व अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अन्य सब प्रकार के सहयोग को प्रोत्साहन देती है। यह गुट निरपेक्षता नकारात्मक, तटस्थता, अप्रगतिशीलता अथवा उपदेशात्मक नीति नहीं है। इसका अर्थ सकारात्मक है, अर्थात जो सही है, न्याय संगत है, उसकी सहायता और समर्थन करना, और जो अनीति, अन्याय संगत है, उसकी आलोचना या निंदा करना इस नीति का प्रमुख ध्येय है, उद्देश्य है। अमेरिकी सीनेट में बोलते हुए नेहरू ने कहा था, यदि स्वतंत्रता का हनन होगा, न्याय की हत्या होगी और कहीं आक्रमण होगा तो हम न तो आज तटस्थ रह सकते हैं और न ही भविष्य में तटस्थ रहेंगे। यानी अमेरिका की सीनेट में भी नेहरू ने स्पष्ट रूप से यह कह दिया कि अगर कहीं पर स्वतंत्रता का हनन होगा, किसी राष्ट्र पर कब्जा किया जाएगा तो हम न तटस्थ हैं न तटस्थ रहेंगे, हम उसका विरोध करेंगे। कृष्ण मेमन ने भी यूएनओ में महासभा में भारतीय विदेश नीति का विश्लेषण करते हुए कहा, हम तटस्थ देश नहीं हैं, हम युद्ध और शांति के संदर्भ में तटस्थ नहीं हैं, हम साम्राज्यवादी अथवा अन्य देशों द्वारा आधिपत्य स्थापित करने के संदर्भ में भी तटस्थ नहीं हैं, हम नैतिक मूल्यों के संबंध में तटस्थ नहीं हैं, हम उन बड़ी आर्थिक और सामाजिक समस्याओं के संदर्भ में तटस्थ नहीं हैं जिनकी कभी भी उदय हो सकता है। हमारी स्थिति यह है कि हम शीत युद्ध के संदर्भ में गुट निरपेक्ष अप्रतिबद्ध है। इस संदर्भ में अप्पा दुराई ने कहा, यह एक स्वतंत्र विदेश नीति है, हम तटस्थता की बात नहीं है। यदि कहीं भी युद्ध होता है तो इस नीति की मांग होगी कि अपने स्वतंत्र और शांति के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए भारत स्वतंत्र राष्ट्रों का साथ दे। यह एक नकारात्मकता नीति नहीं है, सकारात्मक है, जिसका उद्देश्य समविचारवादी राष्ट्रों के साथ मिलकर शांति, स्वतंत्रता और मैत्रीपूर्ण उद्देश्यों को प्राप्त करना है। अपने एक अन्य अर्ध विकसित राष्ट्रों को आर्थिक विकास करना है।
गुट निरपेक्षता का कार्य विश्व के किसी भी गुट के साथ जुड़ा हुआ नहीं है, अर्थात नाटो, सीटो, वार्सा जैसे संगठन सैनिक गठबंधन में शामिल न होना। यह ऐसी नीति है जो विश्व में स्वतंत्र नीति का अनुसरण करती है और हर समस्या पर अपने विचार को प्रकट करने और दृष्टिकोण अपने को अपनाने के लिए स्वतंत्र समझती है। यह उन्हीं पूर्वाग्रहों के आधार पर कार्य नहीं करती, यह समस्या पर वस्तुनिष्ठ दृष्टिकोण रखती है, व्यक्तिगत नहीं। भारत की गुट निरपेक्षता स्विट्जरलैंड या ऑस्ट्रिया की तटस्थता नीति के समान नहीं है और न ही एक स्थायी तटस्थता है। इसका सरल अर्थ केवल यह है कि इन दोनों शक्तिशाली गुटों द्वारा उत्पन्न समस्याओं से हम सामान्यतः किसी एक का पक्ष नहीं लेना चाहते। यह अंतर्राष्ट्रीय विवादों में नहीं पड़ना चाहते। भारत की यह गुट निरपेक्षता पलायनवादी नीति भी नहीं है। एशिया के प्रमुख राष्ट्र के रूप में भारत अपने उत्तरदायित्व से कभी बचना नहीं चाहता। किसी भी विवाद में शांतिपूर्ण समाधान के लिए भारत की गुट निरपेक्षता का अर्थ प्रत्यक्षतावादी भी नहीं है। विश्व की सामान्य समस्याओं में तो क्या उसे युद्ध में भाग लेना पड़े जैसा कि भारत के साथ हुआ है, निसंगतता में विश्वास नहीं करता। उदाहरण के लिए भारत न केवल राष्ट्रमंडल एवं संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य है बल्कि अनेक राष्ट्रों के साथ उसके कूटनीति और मैत्रीपूर्ण संबंध भी हैं। भारत ने गुट निरपेक्षता की विदेश नीति क्यों अपनाई, इसके प्रमुख कारण हैं। पहला, किसी भी गुट में शामिल न होकर अकारण ही भारत विश्व में तनाव की स्थिति पैदा करना उपयुक्त नहीं मानता। यानी विश्व में किसी गुट में शामिल होकर कहीं तनाव उत्पन्न हो जाए, ऐसा भारत नहीं चाहता। भारत अपने विचार प्रकट करने की स्वाधीनता को बनाए रखना चाहता है। यानी भारत अपना जो विचार प्रकट करने की जो क्षमता है, स्वतंत्रता है, उसको बनाए रखना चाहता है। यदि उसने किसी विशेष गुट को अपना लिया तो उनके नेताओं का दृष्टिकोण ही भारत के नेताओं का दृष्टिकोण हो सकता है। तीसरा, भारत ने अपने आर्थिक विकास के कार्यक्रम को और अपनी योजनाओं को सिद्धि के लिए विदेशी सहायता पर बहुत कुछ निर्भर है। गुट निरपेक्षता की नीति से सोवियत संघ और अमेरिका दोनों ही एक साथ सहायता मिलती रही है। भारत की भौगोलिक स्थिति गुट निरपेक्षता की नीति अपनाने को बाध्य करती है। साम्यवादी देशों से हमारी सीमाएं टकराती थी, अतः पश्चिमी देशों के साथ गुटबंदी करना विवेक सम्मत नहीं था। पश्चिमी देशों से विशाल आर्थिक सहायता मिलती थी, अतः साम्यवादी गुट में शामिल होना भी बुद्धिमानी नहीं थी। यानी भारत की जो भौगोलिक सीमाएं हैं, एक तरफ साम्यवादी देशों से मिलती है तो उनके साथ भी नहीं जा सकते क्योंकि वो हमारे पड़ोसी हैं, और दूसरी बात जो पूंजीवादी सहयोग अन्य देशों से मिलता है उनसे भी दूर नहीं जा सकते हैं क्योंकि उनसे हमें आर्थिक विकास करना है। तो अतः बीच की जो भूमिका थी वो अपनाई बुद्धिमानी थी। नेहरू ने कहा, किसी गुट के साथ सैनिक संधियों में बन जाने के कारण सदा इसके इशारों पर नाचना पड़ता है और साथ ही स्वतंत्रता बिल्कुल नष्ट हो जाती है। अब हम असंलग्नता का विचार छोड़ते हैं तो हम अपना लंगर छोड़कर बहने लगते हैं। किसी भी देश से बंधना आत्मसम्मान खोना है, यह बहुमूल्य निधि का विनाश है। इस प्रकार उन्होंने भी इस गुट निरपेक्षता की नीति के बारे में कहा। यदि गुट निरपेक्षता की नीति का ऐतिहासिक अध्ययन किया जाए तो कहा जा सकता है कि यह यात्रा कई पड़ाव रहे हैं। इस यात्रा में कई पड़ाव रहे हैं। यह एक गतिशील विदेश नीति सिद्ध हुई। क्लियर। इस प्रकार आज हमने भारत में गुट निरपेक्ष आंदोलन में भारत की भूमिका की परिचर्चा की, जिसमें पंचशील के सिद्धांत जो नेहरू जी ने दिए और किस प्रकार भारत ने गुट निरपेक्षता आंदोलन को लेकर चला और इसकी बातों को विस्तृत रूप से अपने सामने रखा और कहा कि हम किसी भी देश के किसी भी गुट में शामिल नहीं हो सकते क्योंकि हम अपनी बोलने की स्वतंत्रता है, अभिव्यक्ति की जो स्वतंत्रता है उसको समाप्त कर सकते हैं। अतः हम किसी भी गुट में शामिल नहीं होना चाहते और हम अपने पड़ोसियों से और आर्थिक मददगारों से भी मदद लेंगे, पड़ोसियों से भी मदद लेंगे, परंतु किसी गुट में शामिल नहीं होंगे। अतः नेहरू जी ने बुद्धिमत्ता का परिचय देते हुआ विश्व में अपनी स्वतंत्रता को बनाए रखने के लिए गुट निरपेक्ष आंदोलन के नवीन सिद्धांतों की स्थापना की, जो विश्व मानस पटल पर आज भी प्रासंगिक बना हुआ है। इस क्लास में इतना ही। आगे हम कंटिन्यू अध्ययन जारी रखेंगे अगली क्लास में। क्लियर। थैंक यू।